वेलकम बच्चों। जैसे यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे हो मैट्रिसेस एंड रिवीजन। ठीक है। बच्चों हमारा लास्ट टाइम में मैट्रिसेस है चैप्टर हमारे टॉपिक के अनुसार क्या हुआ था, कंप्लीट। ठीक है। अब टॉपिक के अनुसार कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि उसमें जो बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स है और भी प्रॉब्लम्स है, चाहे सॉल्व एग्जाम्पल में से, चाहे एक्सरसाइज में से, चाहे आपके मिसलेनियस में से, वो आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दिए गए थे। हो सकता है कि उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स आपको न आए, ठीक है, इसलिए वो पेंडिंग रहे होंगे। इसलिए हम इसको बोलेंगे टॉपिक के अनुसार कंप्लीट हुआ। पूरा थॉरोली कंप्लीट करने के लिए आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी नहीं आता फिर हम यहाँ पर आप मुझे बताए तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ऊपर से रेगुलर क्लास में तो बचा हुआ जितना भी है वो पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि रिविज़न, ठीक है। तो रिविज़न यानी जो हमारा स्टार्टिंग से हुआ था यहाँ तक के पूरे पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चों हमने देखा था तो वो हमारा था मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैट्रिसेस थोड़ा डिटर्मिनेंट जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा होता अलग है। डिटर्मिनेंट में साइन क्या होता है, वर्टिकल लाइंस। यहाँ पर आप क्या करते हैं, वो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हो, चाहे स्क्वायर ब्रैकेट, इवन तो आप राउंड ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल 2 है, 4 है, 3 है, -1 है, ये जो है तो इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। फिर ऊपर से ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं इनको रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। और इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, इसका ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। यानी जो नंबर्स है उनको एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। ऑर्डर किसे कहेंगे, तो जितने रोज है और जितने कॉलम्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। जैसे यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, ये 2x2 वाला क्या है, हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक आधा मैट्रिक्स इस तरह से होता, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, -1 -3 -4 कुछ भी ले लो एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो 1 2 3 कॉलम्स रोज है, और 1 2 3 क्या है, कॉलम्स। ये बन जाएगा 3x3 वाला, ठीक है। उसके बाद सिंपली अगर मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा है कि 4 5 7 है, ठीक है, और 3 2 -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 यानी दो रोज है, ठीक है, और 1 2 3, तो ये 2x3 वाला या क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा था, ठीक है। अंदर में जो नंबर्स है उनको हमने क्या देखा था, क्या कहा था, एलिमेंट्स कहा था, जिसको हम AI जैसे बताते, इससे हमको क्या मिलती है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स मिलती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। जैसे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, यानी इसको A11 बोलेंगे। ये फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम में, तो इसको A12 बोलेंगे। ये सेकंड रो में लेकिन फर्स्ट कॉलम में, तो A21 होगा। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, इसलिए A22 होगा। इस तरह से बाकी भी आप ले सकते हो। पहले ध्यान में रखना, पहले लिखते समय जो नंबर लिखेंगे वो किसका रहेगा, रो का, और नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे वो रहेगा आपका कॉलम का, ठीक है। ये हमने देखा था, ठीक। फिर उसके बाद में हमने क्या किए थे, इसके टाइप्स देखना शुरू किया था, ठीक है। तो हमने उसमें देखा था टाइप्स में रो मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो हो, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स कहा तो उसमें सिंगल एक क्या होता है, जैसे रो मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख भी दोगा, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स यानी यहाँ पे 2 -3 5, इसमें सिर्फ क्या है, एक ही रो है, इसलिए क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए मेरे पास में इस तरह से है 2 -3 5, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि वहाँ पे उसका जो I और J, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम है, तो जैसे मान लीजिए कि ABCD है, ठीक है, तो यहाँ पर 2x2 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम एलिमेंट्स देखे थे। तो जैसे देखो ये जो तिरछे एलिमेंट्स है इसको हमने क्या कहा था, डायगोनल एलिमेंट्स। इसको क्या कहते हैं हम, डायगोनल एलिमेंट्स। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि ये जो है बाकी के ये डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन जो बाकी के वो अगर जीरो आते हैं उनको नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी A और D डायगोनल एलिमेंट, C और B ये थे नॉन डायगोनल एलिमेंट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर A 0 और 0 D अगर है, तो यहाँ पर देखो A और D कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये अगर 0 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोला था यहाँ पर, यानी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। उसके बाद यानी उसकी टाइप्स देखे थे, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद में स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद में हमारे पास में जो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या था हमारे पास में, ये जो चीज़ें थी, ठीक है, ये सेम रहती, चाहे एलिमेंट कुछ भी रहे, लेकिन क्या रहती कि ये सेम, यानी यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम ये लेते 1 0 0 1, यहाँ पर देखो ये कि हमारे पास में क्या है,
देखो कोई भी एलिमेंट होंगे, जैसे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन ए और डी है एग्जाम्पल, डिफरेंट एलिमेंट है तो डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन वही अगर सेम है ए है तो स्केलर मैट्रिक्स। उसमें भी अगर मान लीजिए कि 1 1 है तो वो हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने ये देखा था। ठीक है, फिर आगे जब बढ़े थे तो वहाँ पर हमने देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी देखो सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे अगर एक आधा मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँ तो वहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर ये लेता हूँ, सबसे पहली बात ये कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये 3/3 है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। दूसरी बात, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसके 0 हैं। ठीक है, तो ये आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तीसरी बात, ये तीनों के तीनों सेम है तो आप इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और उसमें भी बड़ी बात, क्योंकि ये सभी 1 है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ थी। फिर उसके बाद हमने देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे अगर ए है, ए इज इक्वल टू 2 3 2 5 4 कुछ भी ले लो, समझो। ठीक है, ये है। और अगर मान लीजिए कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उधर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट्स को क्या करना होता है आपको? मल्टीप्लाई। तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, और 4 4 ज़ा 16। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ये जो हमारे पास में 4 है ये नॉन जीरो स्केलर है हमारा। ठीक है, आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, नॉन जीरो। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलेगा। फिर उसके बाद में हमने देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर सेम चाहिए, वो ध्यान में रखना है। जैसे अगर हमारे पास में ए है, ठीक है, 2 3 -1 2 है, समझो। ठीक है, और बी हमारे पास में है 5 2 6 1 है। अब इसकी अगर हम एडिशन करते हैं तो ए प्लस बी, ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा? 2 3 -1 2 प्लस यहाँ पर क्या होगा? 5 2 6 1। तो अपने अपनी जगह पे आपको क्या करना होता है? यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है, जैसे 2 + 5 है तो 2 + 5, यहाँ पर 3 + 2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 + 6 है, और ये 2 + 1 इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा? 7 है, ये 5, ये 5 और यहाँ पे 3। तो ये हमारा एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन है तो आप माइनस करेंगे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर आगे बढ़े थे हम तो वहाँ पर हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे अगर मान लीजिए कि ए है, ए में यहाँ पर हमारे पास में आई जे है, ठीक है, और बी में हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, कोई एक आधा मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पर भी आई और जे है, तो इसके कॉलम और इसके रोज कैसे चाहिए? सेम चाहिए, वो हमने देखा था। और फिर करना क्या था हमको? तो वहाँ पर एक आधा एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास में क्या है? 3 2 है और 4 5 है, ठीक, और b इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास में 1 3 -1 2 अगर है, ऐसा है। मल्टीप्लिकेशन करते समय क्या किया था हमने? तो a इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा 3 2 4 5, ठीक है, इंटू हमारे पास क्या है? 1 3 -1 2। तो जो रो है उससे कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसी रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टाइम सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम और उसी रो से नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर पहले जो करेंगे तो 3 2 से 1 -1 को, तो 3 × 2 या 3 × 1 होगा, +2 है, और ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर उसी से 3 से इस 3 को, यानी 3 × 3 +2 × 2 हो जाएगा। फिर सेकंड रो से दोनों कॉलम्स को, तो सेकंड रो में 4 है तो 4 से किसको करेंगे आप? 1 को, +5 है तो 5 से किसको करेंगे आप? -1 को, फिर इसी 4 और 5 से 3 और 2 को, यानी 4 × 3 +5 × 2, इस तरह से। और इसके बाद जो भी आंसर आएगा आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन था। ठीक है, फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते समय हमने देखा था पहले माइनर। ठीक है, यानी माइनर अगर निकालना है, जैसे एग्जांपल ए अगर है कि यहाँ पे 4 5 2 3 है, अगर माइनर निकालना है, ठीक है, तो जैसे उसको हम यम आई जैसे बताते हैं। ठीक है, माइनर को यम आई जैसे बताएंगे। करना क्या है? तो अगर मैंने मान लीजिए कि यम 1 1 ले लिया, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर कौन बचा? 3, तो आप उसका क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट। तो क्योंकि सिंगल नंबर है तो डिटर्मिनेंट वही आएगा। ठीक है, अगर डबल होते, यानी यहाँ पर हमको 4 नंबर्स में थे तो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, यानी उसको मैंने कहा था वहाँ पर उस रो को और कॉलम को छुपाकर जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालना, ये था हमारा माइनर। उसके बाद हमारे पास में था कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का फार्मूला था CIJ इज इक्वल टू -1 का पावर I + j इंटू यम आई जे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल C 1 1 अगर ले तो यहाँ पर -1 है, I और j क्या है? 1 + 1, और यम 1 1 हो जाएगा।
फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना होता है। देखो 1 + 1 2 आएगा, अगर ये पावर जो है ये अगर इवन आता तो 1 का आंसर तो 1 आएगा, कोई भी पावर ले लो, लेकिन -1 होने के कारण टेंशन आता है। तो जब इवन पावर रहेगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव, ऑड अगर रहेगा तो आंसर आता है नेगेटिव। तो यहाँ पर फिलहाल तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी 1, और यम 1 1 कौन है हमारे पास में 3, आप उसको मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार बाकी के आप निकालते हो। तो ये फार्मूला हमको ध्यान में रखना होता है कोफैक्टर्स के लिए। ठीक है, फिर कोफैक्टर हो जाने के बाद में जो उस कोफैक्टर्स का अगर आप मैट्रिक्स बना देते हो तो उसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, कोई अगर हमारे पास में मैट्रिक्स है तो आपने उसका ट्रांसपोज देखा था, तो ट्रांसपोज ए के ऊपर में टी लिखते या फिर सिंपली ए के ऊपर में हम डैश लिखते। तो ट्रांसपोज के लिए क्या कहा था, सिंपल रोज को कॉलम में मल्टीप्लाई किया था। हमने क्या किया था, रोज को कॉलम में मल्टीप्लाई। जैसे अगर फर्स्ट रो है तो आप उसको फर्स्ट कॉलम बनाओ, सेकंड रो है तो आप उसको सेकंड कॉलम बनाओ, थर्ड रो है तो आप उसको थर्ड कॉलम बनाओ। ठीक है, तो ये इसको, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रोज को कॉलम में बदलना, कॉलम को रोज में बदलना, वो होता है ट्रांसपोज। फिर आगे जब बढ़े थे तो हमने देखा था एडजॉइंट ऑफ ए, इसको सिंपली हमने लिखा था ADJ A से। ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, माइनर निकालना पड़ता है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद आपको मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, यानी एडजॉइंट ऑफ ए यानी क्या होगा, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, वो सब चीज़ें माइनर से शुरू होंगी, माइनर, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये किया, और उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि वहाँ पर हमको इन्वर्स देखना होता है। ठीक है, तो क्या है ना बच्चों कि अगर कोई एक आधा मैट्रिक्स है और उसका अगर इन्वर्स अगर लेते हैं, एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए कि बी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आ जाए, यानी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आया, तो समझो ए को बी का या फिर बी को ए का हम क्या कहते हैं, इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स लिखते समय मान लीजिए कि बी ए का इन्वर्स है, तो बी को कैसा लिखेंगे हम, इन्वर्स ऑफ ए, यानी फाइनली ए इंटू ए इन्वर्स बोलो या फिर ए इन्वर्स इंटू ए बोलो, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, आई आएगा। ये हमने देखा था। फिर उसमें और कुछ चीज़ें देखी थी कि अगर मान लीजिए कि ए के साथ आई है तो आई आएगा, अगर मान लीजिए ए इन्वर्स है आई के साथ तो ए इन्वर्स आएगा, यानी आई के साथ कोई अगर लेते हो तो वही आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखी थी। फिर इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास में मेथड थी, तो खुद ट्रांसफॉर्मेशंस, जो रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से काम करते, जो हमने देखा है लास्ट टाइम में। ठीक है, और हमारे पास इन्वर्स निकालने का एक और तरीका था, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड इट्स एडजॉइंट। ठीक है, यानी आपको पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले एक बात चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट ना हमारे डिनोमिनेटर में आया, और जो पार्ट डिनोमिनेटर में आता तो उसकी वैल्यू हमें क्या नहीं चाहिए रहेंगे, 0 नहीं चाहिए। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का, जो भी मैट्रिक्स आपको देंगे, सबसे पहले आपको उसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर। ठीक है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको पहले चेक करना पड़ता है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी आप क्या करेंगे, उसका निकाल पाएंगे इन्वर्स। यानी हम सिंपली बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है इट इज़ इन्वर्टिबल, यानी इन्वर्स निकाल सकते कि निकाल सकते, सबसे पहले चेकच करना पड़ेगा। ये आपने नहीं चेक किया तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्या पता कि बाद में फाइनली आपको 0 मिल जाए और आपका आंसर ही ना बने। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालने की टेक्निक। दूसरी टेक्निक जो होती है वो इन्वर्शन, जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उससे भी जा सकते हैं। ठीक है, और फिर फाइनली हम आगे बढ़े थे तो वहाँ पे अप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखा था। तो ठीक है, तो अप्लीकेशन में हमने देखा था कि जो हमारे लीनियर इक्वेशंस होते हैं उन लीनियर इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना होता है बाय यूजिंग दी मैट्रिसेस। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ अगर लीनियर इक्वेशंस है, समझो मैं 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन लेता हूँ, समझो a1x है प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है, दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट कौन है हमारे, a1 b1 a2 b2। ठीक है,
ये हो गया। दूसरा बनाते हैं हम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, जिसको हम एक्स बोलते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई है। और तीसरा जो होता है वो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट होता है, जहाँ पे C1 और C2 और C2 होता है। फिर उसका हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, कैसा? तो A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी रहता, ठीक है। अब इसको बी हमने नाम दिया था, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में आपको ना यहाँ सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके थे, ठीक है। एक थी हमारी रिडक्शन मेथड, एक कौन सी थी हमारी? रिडक्शन मेथड, और एक थी हमारी इन्वर्शन मेथड, ठीक है। इन्वर्शन मेथड मतलब इन्वर्स निकाल कर। अब इन्वर्स निकालने के दो तरीके पढ़े हम, एडजॉइंट मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी आपको इजी लगता है आप उससे जा सकते हो। हाँ, लेकिन उन्होंने अगर कंपलसरी कर दिया कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करो, उसमें भी अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला तो कंपलसरी है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोला तो कंपलसरी कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो। और अगर कुछ नहीं कहा तो चाहे आप एडजॉइंट मेथड करो, चाहे आप यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके लिए? इन्वर्शन के लिए। रही बात रिडक्शन मेथड के लिए, तो रिडक्शन मेथड के लिए जो हम यहाँ पर बनाते हैं, तो हम इस ए को क्या करते हैं, हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बनाते हैं। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या था समझो, अगर हमारे पास ये है, ठीक है, 2 3 0 4 है समझो, तो देखो इसको हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे पहचानेंगे? तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे वाला क्या है, 0 आता है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वही अगर मान लीजिए कि दूसरा होता, ठीक है, मान लीजिए कि 1 0 2 4 या फिर 2 3 है, तो ये तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला यानी उस साइड वाला 0 आता है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इस तरह से नंबर अगर जोड़ दे तो ट्रायंगल बनेगा, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर रिडक्शन मेथड के लिए इसको ए को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, आपकी चॉइस है। फिर उसके बाद में सादा सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है LHS में, और वहाँ पर जो आपको इक्वेशंस मिलते हैं, किसी एक में वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू मिलती है, ठीक है, और बाकी की वैल्यूज़ उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फिर आगे में जब आप बढ़ते हो तो जो वर्डिडे प्रॉब्लम्स आते हैं, वर्डिडे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लीनियर इक्वेशन का सहारा लेते हैं, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये काम तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन। हाँ, अगर हम इसको 2 वेरिएबल है यानी 2 वेरिएबल्स के लिए है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसके लिए फटाक से काम हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे मैट्रिक्स का इस्तेमाल ना करो। लेकिन जब बच्चों ना 3x3 वेरिएबल इक्वेशन की बात आती है ना, 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की, तो थोड़ी सी हमको डिफ़िकल्टी होती है। तो उसके लिए सादा सिंपल सा तरीका है कि आप किसका इस्तेमाल करो, मैट्रिक्स का। इसलिए हमको मैट्रिक्स थोड़ा सा अप्लीकेबल भी है फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, स्पेशली इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, और वर्डिडे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डायरेक्ट इक्वेशन से नहीं मिलती, हम मैट्रिक्स के मेथड से जाते तो थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास में ये था, जितना स्टार्टिंग से हमारे पास में मैट्रिक्स है, हो सकता है एक आधा टॉपिक छूट गया हो मुझसे, ठीक है। तो आप अपने डायरी में जितने भी पॉइंट्स लेके आप उसको आज क्या कर लो, एक बार फिर से पढ़ लो, यानी आपको स्टार्टिंग से लेकर आज के डेट तक जितना भी हमारे पास मैट्रिक्स में, वो सब चीज़ें आपके माइंड में रिवाइज हो जाए, और अच्छी तरीके से वो चैप्टर के पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट हो जाए। और उसके हिसाब से अभी आप जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करना घर पे चालू रख दो, ठीक है, क्योंकि घर में खुद होके जब प्रैक्टिस करेंगे, एक आधी चीज़ नहीं आएंगी फिर बार बार करके देखो, नहीं आएंगी तो फिर आप अपने फ्रेंड से आपस में डिस्कस करो, और उसके बाद भी नहीं है तो मुझे बताओ, हम साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे ज़्यादा आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस, आपका नॉलेज बढ़ाएगा। मैंने लास्ट टाइम में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, सबसे पहले क्या चीज़ होती है, आप उसका नॉलेज लीजिए, उसके बाद उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद में आप एक दूसरे के साथ शेयर करिए, एक दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि किसी नॉलेज को स्ट्रांग बनाना है ना, तो आप सबसे पहले दूसरे को पढ़ाने के लिए काम करो, क्योंकि आप जब दूसरों को पढ़ाते जाएंगे तो हो सकता है उसको समझाने के लिए आपको अलग अलग ट्रिक यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वही ट्रिक्स आपकी क्या हो जाएंगी, स्ट्रेंथ हो जाएंगी, ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पर अभी मैं रुकना चाहूँगा, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन